का नाम है सशीमी और ये है एक वॉल्ट जो इसके पसंदीदा खाने से भरा है। लेकिन समस्या ये है कि इस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उसे अपनी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और निपुणता पर भरोसा करना होगा और ये 9 पार्ट अंडर वाटर ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना होगा। और जिस तरह मैंने गिलहरियों के लिए अपने बैकयार्ड में एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाते वक्त उनकी कुशलता पर शक किया, इस बार भी मैं इस अद्भुत जीव की क्षमताओं को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। लेकिन ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें वक्त में 6 महीने पीछे जाना होगा, जब मैंने एक पालतू ऑक्टोपस लाने का तय किया, ये देखने के लिए कि क्या वो वास्तव में उतने ही बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं। और फिर उसे क्रंच लैब्स लाकर खारे पानी के लिए अनुकूलित और उचित रूप से सजाए गए टैंक में डालने के बाद वो अपने नए घर में सहज हो गई। और मैंने सबसे पहली बात ये देखी कि ऑक्टोपस बहुत जिज्ञासु होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप टैंक में कुछ भी डालें, भले वो आपका हाथ ही क्यों ना हो, वो तुरंत उसकी तरफ तैर कर उसे छू कर देखना चाहेंगे। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मेरे हाथ जैसी चीजों को कसकर पकड़े रखने के अलावा ये कितनी ताकतवर है, यकीन ही नहीं होता। उसके टेंटिकल्स मेरे बारे में मेरी गंध, स्वाद और रंग जैसी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये देखते हुए कि वो कितनी चंचल है, उसके साथ दोस्ती ना करना बड़ा मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, उसे ऊपर आकर पानी के तेज बहाव के साथ खेलना पसंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉगीज को कार की खिड़की से बाहर अपने सर को निकालना पसंद है। वो हमारे साथ कैच खेलती थी, वो कैमरा देखते ही सेल्फी लेने के लिए पास आती थी और जब भी हम उसके टैंक में एक खिलौना रखते थे, वो पूरे जोश में उसके साथ कुश्ती करने लगती थी। और जैसे जैसे मैंने थोड़ी और रिसर्च की, मुझे पता चला कि हर साल वो 100 मिलियन ऑक्टोपाई जिन्हें हम या तो खाते हैं या पालते हैं, उसमें से लगभग सभी का जन्म और पालन पोषण समुद्र में ही हुआ है। मतलब वो कैद में पैदा नहीं हुए थे। जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं असल में फाइंडिंग नीमो मूवी का विलन बन गया हूँ। और क्योंकि कोई भी फाइंडिंग नीमो का विलन नहीं बनना चाहेगा, भले ही हमें सशिमी का यहाँ क्रंच लैब्स में रहना बहुत पसंद है, हमने जांच पड़ताल की और जिस पेट स्टोर से हम इसे लाए थे, वहाँ से पता लगाया कि इसे समुद्र से कौन से कोने से लाया गया है। लेकिन उसे लौटाने की मेरी योजना में एकमात्र समस्या ये थी कि उसे काफी समय से खाना लाकर दिया जा रहा था। तो अगर वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स को पार कर पाएगी, तो हम ये निश्चित रूप से कह पाएंगे कि उसे समुद्र में अपने शुरुआती दिनों के दौरान शिकार करना याद है, जिसके बाद हम टेंशन फ्री होकर उसे वापस समुद्र में भेज सकते हैं। योजना का पहला चरण था उसके सामने कुछ चुनौतियां रखना और फिर उसके व्यवहार का निरीक्षण करके ये समझना कि उसके पास कौन सी क्षमताएं हैं, जो कि वाकई में बहुत सारी हैं। शुरुआत के लिए रंग और आकार बदलने की ऐसी क्षमता आपको प्रकृति में और कहीं नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, क्या आप अपनी नजरों के ठीक सामने छिपे इस ऑक्टोपस को ढूंढ सकते हैं? इससे ज्यादा इंप्रेसिव सिर्फ एक ही चीज है, इस वीडियो को रिवर्स करके स्लो मोशन में ये देखने की कि ये सारे बदलाव कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से होते हैं। और ये कैमोफ्लेज केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो ईल जैसे बड़े खतरनाक शिकारियों के आकार की भी नकल कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ सशिमी दिख रही है, उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने और समुद्र में यहाँ वहाँ आने जाने के लिए कुछ क्रिएटिव और चालाक तरीका भी ढूंढा है। इन पर रिसर्च करने वालों ने बताया कि उनके टैंक के पास से गुजरने वाले लोगों में से वो सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति को पहचान कर हर बार उसी पर पानी फेंकते हैं और उस व्यक्ति के किसी और के साथ कपड़े बदलने के बावजूद वो ऑक्टोपस उन्हें पहचान लेंगे। और हमने ये भी सुना है कि वो बार बार लाइट पर निशाना लगाकर पानी फेंकेंगे ताकि वो खराब होकर बंद हो जाए। उनके लिए ये बात भी असामान्य नहीं है कि वो रात में अपने टैंक से बाहर निकलकर उस कमरे का मुआयना करें जिसमें इन्हें रखा गया हो, या भोजन के लिए दूसरे टैंक पर छापा मारकर वापस अपने टैंक में लौट आएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और 1-2 महीनों तक उसे देखते रहने के बाद जब हम एक दूसरे को समझने लगे थे, हमारे पास प्लान को दूसरे चरण तक ले जाने की सारी जानकारी तैयार थी। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, कैड, 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग के बाद हम आखिरकार यहाँ पहुँचे और इस पड़ाव वाले ऑब्स्टिकल कोर्स के अंत में है ये गोल्डन वॉल्ट। अगर वो ये समझ जाए कि तिजोरी का दरवाजा कैसे खोलना है, तो उसे इस तिजोरी में रखा उसका पसंदीदा खाना इनाम के तौर पर मिलेगा। और हम जानते हैं कि उसे श्रिम्प्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि हमने 1 हफ्ते तक उसके टैंक के अंदर एक सी फूड बफे लगाया था जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस रखे थे। और उन चारों बार जब हमने ये प्रयोग दोहराया, इन श्रिम्प्स की खुशबू उसे हर बार अपनी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित करती। लेकिन इस स्वादिष्ट इनाम को पाने के लिए उसे थोड़ी मशक्कत करनी होगी और इसमें उसके सामने सबसे पहली चुनौती आएगी दी ओवर अंडर। अगर वो इस बाधा को पार करने के लिए नीचे से खोद कर निकलती है, तो फिर उसे इस बाधा को पार करने के लिए इन बॉल्स के बीच से गुजरकर ऊपर से निकलना होगा। अगर वो ऐसा कर पाई तो उसे इस हरे पोर्टल से गुजरना होगा, जिसके बाद उसका आमना सामना होगा इस 4 पैनल्स वाले घूमते हुए दरवाजे से। और अगर वो घूमते हुए दरवाजे कैसे काम करते हैं ये समझकर अगले हरे पोर्टल तक पहुंच जाए, तो सशिमी के सामने होगी एक दीवार और यहाँ उसका खेल खत्म हो जाएगा। अगर वो ये नहीं समझ पाई कि इस बक्से को धक्का देकर वो यहाँ से निकलकर ऊपर बॉल ड्रॉप की ओर आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ होगी उसकी निपुणता की असली परीक्षा। यहाँ पर उसे इस लीवर को पकड़कर घुमाना है, जिसके बाद वो लिवर और ये 2 बॉल्स नीचे गिर जाएंगे और इस ट्यूब के जरिए ऊपर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन फिर इस ट्यूब से ऊपर आने के बाद वो कैद हो जाएगी, क्योंकि अगले वाले हरे पोर्टल के आगे ये रेड गेट लगा है।
और अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसे किसी तरह से इस इमरजेंसी एग्जिट बटन को दबाना होगा, जिससे ये ग्लास काउंटरवेट इस तरह सरक कर नीचे आ जाएगा, जिससे वो गेट ऊपर उठेगा। इसके बाद आएगा मेरा सबसे पसंदीदा पड़ाव, जल बिन मछली। क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद अगर सशिमी को आगे बढ़ते रहना है तो उसे पानी से बाहर आकर 1 घंटे तक जिंदा रहने की क्षमता का फायदा उठाते हुए यहाँ पानी से बाहर रेंग कर इस दीवार के ऊपर से होते हुए वापस नीचे आना होगा, जहाँ इस पोर्टल से गुजरने के बाद उसे एक छोटा सा पावर अप मिलेगा, क्योंकि इस फैट गस की तस्वीर के पीछे की ओर एक श्रिम्प है। और अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा ही कुछ अपने स्क्विरल वाले वीडियो में किया था, जहाँ मैंने इस तरह खाना रखकर गिलहरियों की कुछ तस्वीरें ली थी। लेकिन यहाँ मैंने इसे नाम दिया है मेड्यूसा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब वो इसे खाने आएगी अपनी चोंच से, जो उसके सभी पैरों के बीचों बीच है, तो ऐसा लगेगा जैसे फैट गस के पास सुंदर लहराते बालों की 8 चोटियां हैं। और अब जब वो तरोताजा महसूस कर रही है तो उम्मीद है सशिमी अंतिम चुनौती का सामना और भी जोश के साथ करेगी, जो एक तरह की दोहरी बाधा है, क्योंकि वहाँ उसके सामने छोटे आकार से लेकर बहुत छोटे आकार के 6 छेद होंगे। और अगर वो इनमें से सबसे कम छोटे वाले छेद से निकलकर आगे बढ़े तो उसे ज्यादा बड़ी भूल भुलैया में से गुजरना होगा, और अगर वो सबसे छोटा वाला छेद चुने तो वो मंजिल के ठीक सामने होगी। चाहे जैसे भी हो, एक बार यहाँ आने पर अगर उसने इस तिजोरी के दरवाजे को किसी तरह खोल दिया तो वो न सिर्फ सी फूड का एक बफे जीतेगी, बल्कि इससे ये भी साबित हो जाएगा कि वो अब भी तेज और फुर्तीली है और समुद्र में वापस लौटने के लिए तैयार है, जहाँ वो पली बढ़ी थी। तो अब जब सब तैयार था, मुझे बस एक ही काम करना था, इस बॉल वॉल्व को खोलना। और जैसे ही ताजा श्रिम्प्स की खुशबू उसके टैंक तक पहुंची, वो 8 पैरों वाले किसी ग्लैडिएटर की तरह ट्यूब से नीचे अपने खारे पानी वाले कॉलोसियम की ओर तैर कर आई। अब जब तक वो अपने इस 40 सेकंड लंबे सफर को पूरा करती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिसमस की सुबह ऐसा रिएक्शन देखना है, या ऐसा, या फिर ऐसा, देखो, तो आपको चाहिए होगा क्रंच लैब्स का बिल्ड बॉक्स सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बिल्ड बॉक्स के साथ आपको हर महीने न केवल एक सुपर मजेदार खिलौना मिलता है, बल्कि इसको बिल्ड करते वक्त मैं भी आपके साथ रहूंगा और उसके काम करने के पीछे का फिजिक्स भी समझाऊंगा। मैं और आप साथ मिलकर इसका निर्माण करेंगे, सीखेंगे और सफल होंगे, ताकि हमें इसके प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से समझ जाए। बात बन गई। तो अगर आप एक बच्चे हो और अपनी क्रिसमस लिस्ट में सबसे ऊपर रखने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, या आप इसे किसी और को देकर उनके हीरो बनना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या जाइए crunchlabs.com पर, जहां हम इस छुट्टियों के त्योहार पर 2 बॉक्सेस फ्री दे रहे हैं। अब चलते हैं वापस सशिमी के पास। मुख्य टैंक में प्रवेश करने और भूल भुलैया की सीमाओं का मुआयना करने के बाद वो अंदर तो काफी जल्दी आ गई, लेकिन फिर अचानक से ठंडी पड़ गई, मानो उसे पता ही ना हो कि उसे आगे क्या करना है। लेकिन क्योंकि आप ज्यादा लंबे समय तक कच्चे ताजा श्रिम्प्स की सुगंधित गंध को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अंततः वो उत्सुक हो गई और उसने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। और हमने सबसे पहले ये देखा कि जब भी वो किसी नए वातावरण में होती है तो वो बीच में स्वतंत्र रूप से तैरने के बजाय वो अपनी बाहों के जरिए आसपास की चीजों को छूकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, और जल्द ही उसे ये चीज समझ आने लगी। और मैं मानता हूँ कि ये पहली चुनौती बहुत आसान थी, क्योंकि मैं सशिमी को उसके टैंक में खेलते देख इतना तो समझ ही गया था कि वो रेत को खोदने और खुद को उसके अंदर गाड़ने में काफी अच्छी थी, जहाँ वो चट्टानों को हटाने के लिए अपनी साइफन ट्यूब के वाटर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करती है। ये तैरती हुई गेंदें मानो उसके लिए कोई चुनौती थी ही नहीं, और इसे पार करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्काउट्स के रूप में अपनी टेंटिकल्स को कितना आगे तक भेजती हैं, खासकर समुद्र में, जहां वो दरारों के अंदर तक पहुंचने में काम आते हैं, न केवल गंध और स्वाद के लिए बल्कि देखने और स्वतंत्र रूप से सोने के लिए भी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे। तो पहली बाधा तो काफी सरल थी, लेकिन ये घूमने वाला दरवाजा कैसे काम करता है ये समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। वाव! ओके, तो तुम ये खेल ऐसे खेलना चाहती हो। और ये था वो पहला संकेत जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी क्षमताओं को कम आंका। और मुझे कुछ ऐसा ही लगा था जब गिलहरियों ने मेरे अस्थिरता के पूल के ऊपर से कूदकर उसे मात दी थी। और मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप इस वीडियो में एक ऑक्टोपस को जहाज से भागते हुए देख सकते हैं, जब तक एक छेद उनकी चोंच से बड़ा है, जो उनके शरीर का एकमात्र कठोर हिस्सा है, तब तक वो अंततः उसके माध्यम से निकल सकते हैं। इनफैक्ट इस क्लिप को पीछे करने पर आप सशिमी की चोंच या मुंह को यहाँ देख सकते हैं, और ये हिस्सा जो एक बड़ी नाक की तरह दिख रहा है, वो असल में उनका मुख्य शरीर है, जहाँ उनके सभी महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे उनका मस्तिष्क, पेट, गलफड़े, गुर्दे, इंक की थैली, साइफन और उनके 3 दिल। ऑक्टोपाई के बारे में 2 और कूल फैक्ट्स ये हैं कि उनका खून नीला होता है, क्योंकि वो कॉपर बेस्ड है, क्योंकि ये ठंडे कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में ज्यादा कुशल होता है, और अगर वो एक अपना टेंटिकल खो दे तो वो इसे पूरी तरह से पुनः विकसित कर सकते हैं। अगला पड़ाव था इस बक्से को धक्का देना। एक बार फिर वो यहाँ तक पहुंची और आगे कोई रास्ता ना दिखाने पर थोड़ी ठंडी सी पड़ गई, लेकिन यहीं पर उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा काम आती है, क्योंकि वो अपने टेंटिकल से सतह को न सिर्फ महसूस करती है बल्कि उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए उन्हें लगातार खींचती और धक्का भी देती है। और देखते ही देखते वो ये समझ गई कि इस दीवार का ये लाल हिस्सा किसी चीज से जुड़ा नहीं है, जिसके बाद बॉल ड्रॉप तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। और मैं जानता था कि ये इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ कोई गैप नहीं है जिसमें से वो निकल सके, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ दीवारों को धक्का देने या खींचने से कोई हल नहीं निकलेगा। और काफी समय तक ये जानने के लिए व्यर्थ संघर्ष करने के बाद कि उसे क्या करना चाहिए, अंततः वो निराश होकर रुक गई और वहीं बैठ गई।
जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी एकत्र की गई जानकारी को प्रोसेस कर रही हो। और यही वो पल था जब मुझे यकीन हो गया कि मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि मुझ पर फ्लेक्स करते हुए मेरे साथ आंखें मिलाते मिलाते उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और बार को ट्विस्ट किया, जिससे बॉल्स नीचे गिर गई, जिससे उसे उन्हें हटाकर आगे बढ़ने की अनुमति मिली। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही वक्त है आपको ये बताने का कि ऑक्टोपस के बारे में मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट ये है कि वो वास्तव में इस ग्रह पर इंटेलिजेंट एलियन जीव की तरह हैं। और ये रहा मेरे कहने का मतलब। ये जीवन के वृक्ष का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। इस प्रकार के चित्र आपको ये दिखाते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और कौन सा जीव कैसे विकसित हुआ है। हमें ये कैसे पता? सच्चे वैज्ञानिक जासूस बनकर सुरागों की तलाश करके। उदाहरण के लिए कुछ 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि हम मनुष्यों की गर्दन में 7 वर्टिब्रे होती हैं, लेकिन जिराफ्स में भी ऐसा ही था। लेकिन एक सेकंड रुको, व्हेल्स, चूहे, हाथी, शेर, घोड़े और चमगादड़ों की गर्दन में भी ऐसी ही होती है। तो ये एक संकेत है कि इन सभी के पूर्वज एक ही हैं और उस समूह का नाम है मैमल्स। और सिर्फ गर्दन की हड्डियां ही नहीं, देखिए क्या होता है जब आप इंसान की बाह की हड्डियों की तुलना चमगादड़, मुर्गी, कछुए या डॉल्फिन से करते हैं। विश्वास नहीं होता कि छोटे छोटे लाभकारी उत्परिवर्तन और लाखों पीढ़ियां ऐसा कुछ कर सकती हैं। पिछले 40 वर्षों में जीनोम सीक्वेंसिंग पर हो रहे विकास की वजह से अब हम विभिन्न प्रजातियों के डीएनए की तुलना कर सकते हैं और किताब के पीछे अपने जवाबों को चेक भी कर सकते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन के वृक्ष में ऑक्टोपाई से हमारी वंशावली कहाँ टूटी, तो आपको 5 लाख साल पहले एक साधारण प्लेटफॉर्म को देखना होगा। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो हम जिन्हें बुद्धिमान जानवर मानते हैं वो सभी यहाँ जीवन के पेड़ के इस तरफ मौजूद हैं, जिनमें डॉल्फिन्स, डॉग्स, पिग्स, घोड़े, इंसान और तो और पक्षी, डायनासोर्स और मछलियां भी शामिल हैं। और उनकी बुद्धि और सोचने का तरीका भी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, उन बाहों की हड्डियों की तरह जो मैंने दिखाई थी। लेकिन ऑक्टोपाई ने किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन की तरह यहाँ के बाकी जानवरों की तुलना में अपनी बुद्धि स्वतंत्र रूप से विकसित की है। और यही कारण है कि वो हमसे इतनी ज्यादा अलग हैं। उदाहरण के लिए उनके पास बिल्ली से 2 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इस तरफ के सभी जानवरों से विपरीत जिनके न्यूरॉन्स मस्तिष्क में केंद्रित हैं, ऑक्टोपाई के न्यूरॉन्स का केवल 1/3 हिस्सा उनके मस्तिष्क में होता है और बाकी उनकी बाहों में। यानी वो न केवल सूंघ और टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि वो अपने टेंटिकल से स्वतंत्र रूप से सोच और कार्य भी कर सकते हैं। मतलब अगर उनका टेंटिकल अलग भी हो जाए तो भी वो लाइट को सेंस करके अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। ये ऐसा होगा मानो आप अपनी आंखें बंद करके किसी दीवार को छुए और आपका हाथ अपने आप उस दीवार का रंग ले ले। एक बड़े सेंट्रल ब्रेन के साथ 8 स्वतंत्र छोटे छोटे ब्रेन्स का होना हमारे लिए एलियन इंटेलिजेंस को समझ पाने के बाहर है। वहाँ भूल भुलैया में सशिमी इमरजेंसी बटन तक पहुँच चुकी है, यानी उसने आधा रास्ता पार कर लिया है। और हर बार की तरह उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने टेंटिकल्स को आगे भेजा। और जैसे ही वो उस लाल दरवाजे को छूती है, उसे मेरी ट्रिक का पता लग जाता है और वो तुरंत लाल बटन को दबाकर बॉल को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद गेट खुलता है और वो मेरे मनपसंद पड़ाव की ओर बढ़ती है, जिसका नाम है जलबिन मछली। और मुझे ये देखकर राहत मिली कि मैंने उसे एक बार फिर धीमा कर दिया, क्योंकि काफी खोजपूर्ण प्रयासों के बाद उसे एहसास हुआ कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ऊपर की तरफ से है। तो थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरे जोश के साथ ऊपर चढ़ी और फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। और ये ऑक्टोपस की एक और महाशक्ति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो पानी से बाहर 1 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शॉरी, यहाँ एक ऑक्टोपस केकड़े को खा रहा है। ये एक और कारण है कि वो ज्वार तालाबों और उसके आसपास इतने सफल शिकारी हैं। और अब जब वो आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच रही है, मैंने सोचा कि उसे मड्यूसा के साथ थोड़ा सा नाश्ता मिलना चाहिए। और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, उसने श्रिम्प को दीवार पर देखते ही उसे अपनी चोंच से खाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो उसकी सभी टांगों के बीचों बीच है, हमें फैटगस के लिए कुछ अलग अलग हेयर स्टाइल्स मिलते हैं। जैसे शुरुआत में उसे लंबी सुनहरी जुल्फों वाला हेयर स्टाइल मिला, जो बाद में छोटे और काले साइड कट में बदल गया। और वो अपने रंग रूप को इतने बड़े पैमाने पर इतनी आसानी से इसीलिए बदल पाते हैं क्योंकि हर ऑक्टोपाई के पास ये 4 ट्रैक्स होती हैं। सबसे पहले उनकी त्वचा क्रोमैटोफोर्स नामक छोटी थैलियों से ढकी होती है, जो काले, लाल या पीले पिगमेंट से भरी होती है। और फिर वो उन 3 रंगों से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपनी मांसपेशियों को गुब्बारे की तरह फुलाते हैं। और फिर उसके नीचे एक और परत होती है जिसे इरिडोफोर्स कहा जाता है, जो लाइट की विशिष्ट वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिनसे उन्हें मोर या बीटल्स जैसे इरिडिसेंट नीले रंग मिलते हैं। फिर एक और परत है जो एम्बिएंट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसे लूसीफोर्स कहा जाता है। इन सब के अलावा वो अपनी त्वचा की बनावट को बदलने, लकीरें और उभार बनाने के लिए पैपिले नामक मांसपेशीय संरचना का भी उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि वो इनमें से कोई भी चीज 200 मिलीसेकंड्स के अंदर बदल सकते हैं, जो कि पलक झपकने से भी ज्यादा तेज है, ये कौशल उन्हें जानवरों के साम्राज्य में भेष बदलने का सच्चा मास्टर बनाता है। अब वो भूल भुलैया की ओर बढ़ रही थी और आप देख सकते हैं कि उसने सबसे बड़ा वाला छेद चुना, यानी
यानी उसे भूल भुलैया में ज्यादा दूरी तय करनी होगी। और मुझे ये देखकर बहुत मजा आया क्योंकि यही तो हमारी सशिमी की खासियत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो काफी देर तक इस भूल भुलैया में भटक रही थी और लगभग हर गलत मोड़ लेने को तैयार थी। लेकिन फिर वो बोर हो गई और एक शॉर्टकट लेकर सीधे फिनिश लाइन तक पहुंची। और हालांकि मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता था, मैंने उसकी इस इकलौती भूल को माफ कर दिया। जिसके बाद वो पहुंची सुनहरी तिजोरी तक। सारे ऑब्स्टिकल्स पर 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने आखिरकार कर दिखाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने इसकी जोड़ी के दरवाजे को एक ही झटके में उखाड़ दिया। और फिर उसने तुरंत श्रिम्प्स के अब तक देखे गए सबसे बड़े भंडार में कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत के मीठे स्वादिष्ट स्वाद का लुत्फ उठाया। और उसे ये लुत्फ उठाने देने के बाद अब समय आ गया था कि मैं अपना वादा पूरा करूं और उसे वो फाइंडिंग नीमो वाली हैप्पी एंडिंग दूं जिसकी वो हकदार है। जिसके लिए मैं उसे 8 घंटे गाड़ी चलाकर वहां ले गया जहां वो पली बढ़ी थी। उसके मेरे बनाए ऑब्स्टिकल कोर्स को याद रखना और उसे हल करने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो निश्चित रूप से ये पता लगा सकती है कि खुले समुद्र में अपने भोजन के लिए शिकार कैसे किया जाता है। और ये एक दुख भरा क्षण था क्योंकि एक ऑक्टोपस फैक्ट है जिसके बारे में मैंने अब तक नहीं बताया। वो ये कि इनका पूरा जीवन काल लगभग 1.5 वर्ष ही होता है।